जय हिंद बच्चों। आइए अब हम लोग 10th क्लास का आप लोग का जो सिविक्स का बुक है उसका पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। हम लोग उसके डिटेल में पढ़ते हैं और आप लोग साथ ही साथ आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे और मैं रेगुलर कोई ना कोई हर सब्जेक्ट का एक एक वीडियो डालते जाऊंगा मैं और आप लोग सेव करते जाइएगा, इस सबको लिखते जाइएगा। जो भी दिक्कत होगा आप लोग वीडियो के ही कमेंट में बता दीजिएगा हमको, हम उसमें फिर से आप लोग के परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि राजनीतिक शास्त्र क्या होता है। राजनीति शास्त्र, तो राजनीति शास्त्र क्या होता है हम लोग देखेंगे। राजनीति शास्त्र हो गया कि सामाजिक विज्ञान का वह भाग जिसमें राज्य और सरकार के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, राजनीतिक शास्त्र। और हम जानते हैं राजनीतिक शास्त्र के जनक कौन है। राजनीतिक शास्त्र के जो जनक है, पॉलिटिक्स सिविक्स के जो जनक है, वो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी कहाँ से आया, डेमोक्रेसी शब्द कहाँ से क्रिएट हुआ है, तो हम लोग ये चीज़ देखेंगे। डेमोक्रेसी क्या होता है, तो यह एक यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से लिया गया है और डेमोक्रेसिया से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ अर्थात इसके शब्दों का अर्थ जो होता है डेमोस और क्रेशिया। डेमोस का अर्थ होता है लोग, डेमोस का अर्थ होता है लोग, डेमोस का अर्थ होता है लोग और डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन, अर्थात लोगों का शासन, उसे ही क्या कहा जाता है, डेमोक्रेशिया। ठीक है, चलिए अब देखिए डेमोक्रेसी का डिफिनेशन भी यहाँ हम लोग देख लेते हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है कि शासन का वह रूप जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। यानी शासन का वह रूप जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन के अनुसार क्या होता है, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था लोकतंत्र को, अब्राहम लिंकन के अनुसार कहता है कि लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा क्या है, संचालित सरकार है। यानी लोकतंत्र क्या होता है, ये है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने ही दिया था कि लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा संचालित सरकार है। ठीक है, अब देखिए आप लोग जो सिविक्स जो आप लोग का बुक है, आप लोग उस बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइएगा। उसी बुक को हम एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ के और क्वेश्चन क्रिएट किए हैं। और अगर आप लोग उस बुक को पढ़िएगा, 10th क्लास की जो बुक है आप लोग की बिहार बोर्ड की है ना, तो एक एक करके आपको ये सारा का सारा सेंटेंस उसमें मिलेगा और आप लोग को फिर पढ़ने में भी मज़ा आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, देखिए क्या है कि 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या कितनी थी और 2001 में कितनी हो गई। तो 1961 में मुंबई में मराठी की संख्या 34% था और मराठा था, किंतु 2001 में यह बढ़कर कितना हो गया, 57% से भी ऊपर वो पहुंच गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि मुंबई में गुजराती प्रवासियों की संख्या कम क्यों है। तो इसका आंसर ये है कि गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा में उद्योग विकसित होने के कारण गुजराती जो प्रवासी है उसकी संख्या क्या है, स्वाभाविक सी बात है, जिस राज्य में उद्योग पर्याप्त मात्रा में रहेगा वहाँ के लोग बाहर क्यों जाएंगे कमाने के लिए, सही बात है ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो देखिए अगला जो पॉइंट है क्या है, देखिए क्या कह रहा है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने एक अध्ययन में क्या पाया है।
यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने एक अध्ययन किया था प्रवासियों पर। तो उसमें क्या देखा था, तो उसमें देखा था कि लगभग जो है 49% प्रवासी लोग उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। क्या चीज़ में? प्रोडक्ट बनाने में। कोई भी फैक्ट्री में उत्पादन कार्य में, या ईट चिमनी पर ईंट बनाने में लगा हुआ है, किसी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाने में लगा हुआ है, यानी ये सारा कुछ। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि मुंबई में किसका वर्चस्व है। मुंबई में किसका वर्चस्व है? मुंबई में वर्चस्व है किसका? मुंबई में वही पूछा है कि मुंबई में किसका वर्चस्व है। मुंबई में किसका वर्चस्व है? तो मुंबई में वर्चस्व किसका है? मुंबई में अधिक वेतन और सुविधा पाने वाले जो सफ़ेदपोश कार्यों में मराठों का वर्चस्व है ना। अगला क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है कि मराठों ने गरीब भैया किसे कहा है ना। जो बिहार झारखंड के लोग गए थे ना, भारतीय हिंदी भाषी लोग जो विशेषकर बिहार और झारखंड के रहने वाले थे, उसी को गरीब भैया कहते हैं भैया, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीब बिहार के ही लोग हैं, झारखंड के भी नहीं कह सकते हैं। झारखंड में भी उद्योग है, बिहार में ही नहीं है ज़्यादा। उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग जो विशेषकर बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं, सभी भारतीयों का प्रदेश है ना। अगला क्वेश्चन ये है कि सभी भारतीयों का प्रदेश किसे कहा गया है। अगला क्वेश्चन है सभी भारतीयों का प्रदेश किसे कहा गया है। तो वो कहा गया है आपको मुंबई का। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा, ये आंसर है। ठीक है, फिर देखिए उत्तर प्रदेश एवं बिहार के लोगों को ऋण लोन किस आधार पे दिया जाता है। लोन जो होता है किस आधार पे दिया जाता है, तो वो दिया जाता है, किस आधार पे दिया जाता है, तो वो दिया जाता है आपको कि यूपी और बिहार के बैंक में लोगों का जितना पैसा जमा रहता है ना, उसका 1/4 ही लोन के रूप में दिया जाता है। यानी लोगों का पैसा अगर बैंक में रहता है तो ही वहाँ लोन दिया जाता है। देखिए फिर अगला क्वेश्चन कहा कि भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा गया है। तो इसका आंसर हो गया किसको, मुंबई को कहा गया है। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे भर्ती परीक्षा में बिहारी छात्रों के साथ कहाँ मारपीट की गई थी। तो वो किया गया था मैसूर में। मैसूर में रेलवे भर्ती परीक्षा में बिहारी छात्रों के साथ क्या किया था, मारपीट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखें, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर पूर्व में किस राज्य में बिहारियों की हत्या की गई थी। तो वो किया गया था आपको असम राज्य में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये पेज नंबर 3 से चालू हो गया, आप लोग अपना बुक में पेज नंबर 3 से पढ़िएगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन, यानी ये सारा का सारा पॉइंट उसमें मिल जाएगा। इन सभी बिंदुओं का आधार क्या था। तो मुंबई एवं मैसूर में हिंसात्मक कार्रवाई के आधार पर क्षेत्रीय विभाजन था। क्षेत्रीय विभाजन ये सब हिंसा का क्या था, आधार था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रीय, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रीय विभाजन जो हुआ था, क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर हिंसा संविधान में किसका विरोध करता है, किसका विरोध करता है। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया आपको, किसका विरोध करता है। ये विरोध करता है स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार का, जो एक क्या है, मूल अधिकार है। स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार क्या है, एक मूल अधिकार है। और ये संविधान के उस संविधान का विरोध कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 13 का, मेक्सिको के जो ओलंपिक समारोह था उसमें
विरोध का रूप क्या था, यानी विरोध का रूप क्या था, किस आधार पर विरोध किया गया था, वो था नस्ल पर आधारित, नस्ल पर आधारित विरोध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है 14 नंबर में, बेल्जियम में देश के 59% हिस्सा कहाँ रहता है बेल्जियम में? तो बेल्जियम में रहता है कहाँ, फ्लेमिश इलाके में रहता है, एवं वो कौन सा भाषा बोलता है, डच भाषा बोलता है। तो बेल्जियम की जो शेष लोग होते हैं, शेष 40% लोग, वो कहाँ रहते हैं? तो शेष बेल्जियम का जो शेष 40% लोग हैं, वो कहाँ रह रहा है, शेष 40% लोग कहाँ रहते हैं? तो वो रहता है बेलोनिया क्षेत्र में, एवं फ्रेंच बोलते हैं। वो क्या बोलता है, फ्रेंच बोलता है। आगे हम लोग देखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन कि बेल्जियम की जो राजधानी है कहाँ है, और वहाँ कितने लोग फ्रेंच और डच भाषा बोलते हैं? तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो है ब्रुसेल्स, और वहाँ 80% लोग फ्रेंच और 20% लोग डच बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बेल्जियम की राजधानी में डच एवं फ्रेंच के बीच तनाव का कारण क्या था? वहाँ तनाव का कारण क्या था? तो तनाव का कारण क्या था कि वहाँ क्या था कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी लोग समृद्ध थे और डच भाषी लोग नहीं थे। यही दोनों के बीच तनाव का क्या था, कारण था, जो एक प्रकार से द्वंद्ववाद भी कहलाता है। क्या कहलाता है वो, द्वंद्ववाद। फिर आगे चलिए, अगला क्वेश्चन फिर क्या है, अगला क्वेश्चन, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या हो गया? सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल और जाति नहीं, बल्कि भाषा विभाजन का आधार है। यानी वहाँ क्या था, भाषा जो है वहाँ विभाजन का आधार था, बल्कि नस्ल और जाति नहीं था। ठीक है, चलिए बच्चों, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।